एंटी ट्रस्ट लॉ। आज की इस वीडियो में हम बहुत ज़रूरी मालूमात शेयर करेंगे जो कि आपके बिजनेस के लिए इंतहाई मुफीद साबित हो सकती है। हम मुदरजा झेल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एंटी ट्रस्ट लॉ क्या है और ये कैसे यूएस में बिजनेस के लिए अहम है। शर्मन एक्ट क्या है। द फेडरल ट्रेड कमीशन एक्ट क्या है। द क्लेटन एक्ट क्या है। कॉम्पिटिटर्स के साथ डीलिंग कैसे करते हैं। कस्टमर एलोकेशन और मार्केट डिवीजन क्या है और कैसे करते हैं। मोनोपोली क्या है और यूएस मार्केट पर इसके क्या असरात हैं। लॉ ब्रीचेस पर पेनल्टीज कौन सी हैं। डिटेल में समझने के लिए आइए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट साइड बेसिकली हमें सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही थी कि हम बिजनेस में किस तरह असिस्टेंस है यूएस से ले सकते हैं या यूएस किस स्पेस से आपको असिस्ट कर रहा होता है। अब वहाँ पे जो कुछ लॉज होते हैं जो कि हमें नो हाउ रखनी चाहिए, इसमें सबसे पहले है एंटी ट्रस्ट लॉ। एंटी ट्रस्ट लॉ अपने नाम से जाहिर है कि बेसिकली जब भी मार्केट के अंदर पीसफुल पीसफुल हमारे पास डीलिंग्स वगैरह के साथ, कंपटीशन के साथ, इन सबको जब डील करना पड़ता है बिजनेस प्रैक्टिसेस को मार्केट के अंदर, ताकि कंज्यूमर्स की लॉस को प्रोटेक्ट किया जा सके, तो एंटी ट्रस्ट लॉज बनाए जाते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर। अब सबसे पहले एंटी ट्रस्ट लॉ के हम लोग यूएस के एंटी ट्रस्ट लॉ की बैकग्राउंड देख लेते हैं कि यूएस के अंदर बेसिकली तीन इस टाइम एंटी ट्रस्ट लॉज एक्ट में कर रहे हैं। सबसे पहले होता है शर्मिन एक्ट, द नेक्स्ट वन फेडरल ट्रेड कमीशन एक्ट, एंड थर्ड वन वाज क्लेटन एक्ट। इसी तीन के अंदर हर चीज को वहाँ पे हर चीज इन्वॉल्व होती है। फर्दर आगे बस थोड़ा सा बहुत होता है कि क्या क्या चीज को प्रोहिबिटेड वहाँ पे किया जाता है, जो कि हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी शर्मन एक्ट क्या होता है। ये हमारे पास सबसे ओल्डेस्ट लॉ है और इसके अंदर क्या किया जाता है कि इसके अंदर आपने अगर अपनी मार्केट के अंदर लॉफुली किसी भी तरह से एग्रीमेंट्स किए या किसी भी तरह से कंपटीशन को लिमिट करने की ट्राई की, यानी बाय एनी प्रोडक्ट के प्राइस फिक्सिंग की, बिडिंग वगैरह अपने पास रखी, तो आप शर्मन एक्ट की वायलेशन करते हैं। यानी इलीगली अगर आपने किसी भी तरह से सिर्फ और सिर्फ मार्केट में अपना अब्यूज ऑफ पोजीशन किया या किसी भी तरह से प्राइस फिक्सिंग में किसी भी तरह की चीजों में आप इन्वॉल्व, इस तरह की इन्वॉल्व में कि यहाँ पे मोनोपोली क्रिएट हो रही हो, तो आप शर्मन एक्ट की वायलेशन करते हैं। अब इसकी पेनल्टीज क्या होती है। बेसिकली क्रिमिनल एक्ट होता है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपको जो पेनल्टीज पड़ती हैं वो, अगर कोई कॉर्पोरेशन इस तरह इन्वॉल्व कर रही है, इसको वायलेट कर रही है, तो $100 million होते हैं। अगर एक इंडिविजुअल है तो उसको $1 million होता है, और इसका अप टू 10 years आपको प्रिजन भी इन्वॉल्व हो सकता है। द नेक्स्ट इज फेडरल ट्रेड कमीशन एक्ट। यानी अब फेडरल ट्रेड कमीशन एक्ट क्या कहता है। फेडरल ट्रेड कमीशन एक्ट बेसिकली जब उन्होंने आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे अलाउ करनी है, तो तब ये वाला कमीशन एक्ट वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। ये बेसिकली हमारे पास वहाँ पे हमारे पास इन्फोर्सेस शर्मन एक्ट को बेसिकली डज नॉट टेक्निकली इन्फोर्स शर्मन एक्ट, लेकिन जब भी आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन वगैरह इन्वॉल्व होंगी तो हमें फेडरल ट्रेड कमीशन एक्ट इन्वॉल्व होगा। इनके साथ वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन्वॉल्व होता है, जो कि बेसिक वहाँ पे कंटिन्यू करता है, जो कि हम आगे स्टडी करेंगे। क्लेटन एक्ट क्या होता है। क्लेटन एक्ट बेसिकली, अब जब देखें हमने ये तो बात स्टडी कर ली कि बिजनेस अगर आप मार्केट में है तो आप अपना व्यूज ऑफ पोजिशन नहीं कर सकते, आप प्राइस फिक्सिंग वगैरह नहीं कर सकते। लेकिन क्लेटन एक्ट ने यहाँ पे एक और चीज वहाँ पे डिफाइन की थी कि अगर आप वहाँ पे मर्जेस करना चाहें, यानी अगर आप मर्जेस करते हैं जी कि मैंने मर्ज करना है, लेकिन मर्ज इस तरह कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे आपको फायदा हो रहा है, मार्केट के कंपटीशन को इफेक्ट हो रहा है, तो ये मर्जेस को भी रोक देते हैं। तो क्लेटन एक्ट जो था वो बेसिकली इसीलिए था कि वहाँ पे जब अनलॉफुल मर्जेस वगैरह अप्लाई हो रहे थे या डायरेक्टोरेट्स आप चेंज कर रहे थे अपनी डायरेक्शंस को, तो वहाँ पे उसको प्रोहिबिट कर दिया गया था। अब इन फोर्सेस जो हमने भी बात की कि जो फेडरल ट्रेड गवर्नमेंट होती है वो बेसिकली हमारे पास यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ काम कर रही होती है। ये बेसिकली हर लॉज को इन्फोर्स वहाँ पे करवा रहे होते हैं। अब इन्फोर्स किस तरह करवाते हैं, यानी एफटीसी जो होती है बेसिकली उसके पास वाइड रिसोर्सेज होते हैं, और ये अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट बेसिकली हाई कंज्यूमर स्पेंडिंग एरियाज में होता है, जो कि बेसिकली हेल्थ केयर होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, प्रोफेशनल्स हो गए, सर्विसेज हो गए। यानी इस तरह की कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज के जब भी इन फील्ड में कोई भी अनलॉफुली मार्केट के अंदर अप्रोच करेगा किसी भी तरह से, तो वहाँ पे एफटीसी इन्वॉल्व होगी। दोनों आपस में जब भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो दोनों का आपस में वहाँ पे कंसल्ट लाजिम होता है। वहाँ पे फिर डिसाइड करता है कि वहाँ पे एफटीसी वहाँ पे आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन लेके जाएगी या वहाँ पे डीओजे। डीओजे बेसिकली हमारे पास क्रिमिनल ट्रांजेक्शन के लिए इन्वॉल्व कर लेते हैं। यानी अगर आपके पास बैंक के हिसाब से रेल रोड एयरलाइंस के या फिर किसी इस तरह की सर्टेन इंडस्ट्रीज में अगर आपके पास वहाँ पे वायलेशन हो रही है, तो तब वहाँ पे हम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेफर दिया जाता है। अदरवाइज अगर वहाँ पे हेल्थ केयर या फार्मास्यूटिकल्स के वहाँ पे कंज्यूमर्स के साथ डील हो रही है, तो वहाँ पे फिर वहाँ पे एफटीसी को इन्वॉल्व किया जाता है। अब स्टेट्स आपको किस तरह प्रोवाइड करते हैं। स्टेट्स बेसिकली एंटी ट्रस्ट लॉ के इन्फोर्समेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, यानी वो लोकल बिजनेस और कंज्यूमर्स के साथ डील कर रहा होता है ना, तो इसमें स्टेट्स वहाँ पे आपको फेडरल एंटी ट्रस्ट सूट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं।
प्राइवेट पार्टी के साथ इसी तरह ये अब हमने बात की कि एफटीसी ऑब्वियसली वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो अब इन्वेस्टिगेशन में आपको बहुत सी चीज़ों की हेल्प चाहिए होती है, तो इसमें हमने अभी स्टडी की कि यहाँ पे स्टेट्स भी आपके साथ हेल्प कर रही थी एंड प्राइवेट पार्टीज का भी आगे साथ में वहाँ पे एफटीसी के एक्ट के थ्रू या केरन एक्ट की इन्फोर्सेस में वो आपको हेल्प कर रहे होते हैं। डीलिंग विद कंपेटिटर्स, अब हम आगे यहाँ पे नीचे स्टडी करेंगे कि इस तरह वायलेशन होती है, क्या चीजें जिनके बाद हमने कहा था अगर आप वायलेट करेंगे तो आप बेसिकली एडिटर्स लॉ को वायलेट कर रहे हैं, हम वहीं पे करेंगे। डीलिंग विद कंपेटिटर्स, आप अगर अपने कंपेटिटर्स के साथ अगर अनलॉफुली डील कर रहे हैं, कोलैबोरेट ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको इस तरह कर रहे हैं जैसे आप अपने फॉरेन मार्केट से और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने एक्सपेंसेस वगैरह के बारे में, तो वो वहाँ पे द फर्स्ट वन, प्राइस फिक्सिंग। प्राइस फिक्सिंग बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है, रिटर्न और वर्बल, किसी भी तरह से वो कंडक्ट किया जा सकता है। अब प्राइस फिक्सिंग का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना कंपटीशन या तो कम करने के बारे में या मार्केट में कंपटीशन को ज्यादा करने के लिए या तो अपनी प्राइसेस फौरन नीचे करना, जैसे बाकी सारे मैन्युफैक्चरर या बाकी सारी कंपनीज को नुकसान हो, और या फिर अपनी प्राइसेस हाई कर दें अगर आपके पास वहाँ पे सब्सिट्यूट ही नहीं है जिसमें कंज्यूमर को फर्क पड़ेगा, तो इन प्राइस फिक्सिंग को वहाँ पे रोका जाता है। बिड रिगिंग का मतलब ये होता है कि आप पहले से डिसाइड कर लें हु विल गेट द बिड। अगर मैन्युफैक्चरर्स या इस तरह से अगर इंस्टेंस के लिए वहां पर डिसाइड करने लग जाएंगे कि जी लोअर बिड्स कर दी, डिसाइड कर दी, अगर इस बंदे को बिड देनी है तो इस हिसाब से दे दी, यानी आप खुद तो अपना अब्यूज ऑफ पावर कर रहे हो, तो वो भी वहां पे रॉन्ग है, वो वायलेशन कर रहा होता है। मार्केट डिवीजन और कस्टमर एलोकेशन, वहां पे एक तरह से ये भी है कि अगर आपने यही डिवाइड कर लिया जी कि इस एरिया से इधर तक सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रोडक्ट होगी और यहाँ का कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ मेरा है, तो वो भी वहाँ पे मार्केट को इफेक्ट कर रहा होता है, इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा होता है, तो वहाँ पे इसको भी वायलेशन में कंसिडर किया जाता है और यहाँ पे वो भी प्रोहिबिटेड होता है। डीलिंग इन द सप्लाई चेन ये हमें बता रही होती है, सप्लाई चेन का मतलब ये होता है कि आपने अब हम मार्केटिंग की जब भी बात आती है या मैन्युफैक्चरिंग की जब भी बात आती है, तो ऑब्वियसली ये नहीं होता कि कंपनी जैसे बात बनाती है वैसे ही कंज्यूमर्स तक पहुंच जाती है। उसमें सप्लाई चेन में मल्टीपल चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू प्रोडक्ट गुजरता है और देन वो आपको एंड एंड पे कस्टमर्स के तक पहुंचता है। तो इसके बीच में मैन्युफैक्चरर्स आ गए, हमारे पास प्रोवाइडर्स आ गए, फिर हमारे पास रिटेलर्स आ गए, इस तरह की सप्लाई चेन होती है। अगर इन विद इन सप्लाई चेन आपने वहां पे इफेक्ट डालना शुरू कर दिया, यानी अगर आप कहते हैं जी कि मैन्युफैक्चर भी मैं खुद करूंगा, डीलर भी मैं खुद हूँ, प्रोवाइडर भी मैं खुद करूंगा, दैट्स नॉट राइट। इस तरह से सिर्फ आप अपनी कॉस्ट को रिज्यूम करें, अदरवाइज आप सारे के सारे इकोनॉमी को भी इफेक्ट कर रहे हैं, सप्लाई चेन को इफेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसे भी प्रोहिबिट किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इम्पोज रिक्वायरमेंट्स, ऑब्वियसली अगर आप मैन्युफैक्चर हैं और आप जी ऑब्वियसली आप मैन्युफैक्चरिंग आपके हाथ में कंट्रोल तो है। आप अगर आप कहते हैं कि मैं ये प्रोडक्ट ही बना के नहीं मार्केट में दूंगा या मैं इस सप्लायर को दूंगा, मैं इस सप्लायर को नहीं दूंगा, तो ये चीजें वहां पे इफेक्ट करेंगी, अपनी प्राइसेस इतनी हाई कर देंगे कि दूसरे सप्लायर्स या मैन्युफैक्चरर्स आपको रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड ना कर पाए या आपसे ले ना सके, तो आपने इन इन चीजों से भी आप वायलेट कर होते हैं उन एक्ट को। रिफ्यूजल टू सप्लाई का मतलब ये है कि आपने चीज बनाई भी है लेकिन आप सप्लाई ही ना करें, आप पे मैंने देनी ही नहीं है, और हो सकता है कि आपका आपका सब्सिट्यूट वहां पे ना हो अवेलेबल आपके प्रोडक्ट का, देन आपका कंज्यूमर भी वहां से इफेक्ट होता है, साथ आपकी इकोनॉमी इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से इनको भी वायलेशन में कंसिडर किया जाता है। सिंगल फर्म कंडक्ट का मतलब होता है कि आपकी मार्केट प्लेस में आपका कोई सब्सिट्यूट ही नहीं है, ठीक हो गया। जब आपका कोई सब्सिट्यूट नहीं है तो आप जो अपना अब्यूज कर रहे हैं अपनी पावर का, आप ऐसे करेंगे, आप दूसरी कंपनी का आपका कंपटीशन है ही नहीं, लेकिन अगर अगर कोई और कंपटीशन वहां पे अप्लाई है तो आप उसको वहां आने ही ना दें, सिंगल फर्म कंडक्ट करें, सिर्फ सिर्फ अपने आप को एज मार्केट में टॉप पोजीशन पर रखें, बाकी किसी और को इन्फ्लुएंस करके आप किसी और को वहां पे इन्वॉल्व होने ही ना दें, ये भी एक वायलेशन में आता है। बैकग्राउंड का बेसिकली ये होता है, इसे मोनोपोली कहते हैं। मोनोपोली का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास, ऑब्वियसली अब हमने स्टडी किया कि मोनोपोली का मीन ये है कि आपका कोई सब्स्टिट्यूट वहां पे नहीं है, आपका कोई कंपटीशन वहां पे नहीं है, चले आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वहां पे कोई इस मार्केट में पेनिट्रेट करना चाहता है, आपकी फील्ड में आना चाहता है, बट आप उसको वहां पे आने ही ना दे, तो ये वहां पे और किसी भी तरह से आप किसी भी तरह से रोक सकते हैं, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने एग्जिट को, यहाँ पे किसी अनलॉफुली इलीगली तरीके से आप कुछ भी करेंगे और तो वो वहाँ पे वायलेशन होती हैं शर्मन एक्ट की, यानी आपने मोनोपोली के लिए आपने वहाँ पे वायलेट किया, जिसकी वजह से आपको पेनल्टीज पड़ सकती हैं। मोनोपोलाइजेशन अभी मैंने आपको बताया ही है कि वो क्या क्या होता है। द नेक्स्ट वन, एक्सक्लूसिव सप्लाई और परचेज एग्रीमेंट, ये दो तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं। अब एक्सक्लूसिव सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, ये सप्लायर्स को आपके इनपुट्स वगैरह सेलिंग करने से रोकता है, यानी अगर आपने एक्सक्लूसिव सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, यानी आपने सप्लाई को तो प्रोवाइड कर दी लेकिन बायर को आपने कहा इसको अभी नहीं देनी, इसको थोड़ी देर तक करनी, ये आपने मोनोपोली ओपन प्ले किया, जिससे कंज्यूमर इफेक्ट होगा, हर तरह से बायर्स इफेक्ट होंगे, तो जिस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट को प्रोहिबिट किया था। फिर आता है एक्सक्लूसिव परचेज एग्रीमेंट।
यानी आपने अपने डीलर से कहा है कि सेल प्रोडक्ट से वो सिर्फ किसी वन मैन्युफैक्चरर को करना है, बाकी मैन्युफैक्चरर्स को नहीं करना। यानी अगर मल्टीपल ऑफ मैन्युफैक्चरर्स आपके पास हैं जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट लेनी है, आपके मार्केट में डिमांड है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप सिंगल वन को चूज कर लेते हैं कि जी सारी प्रोडक्ट को जाएंगी, बाकी किसी मैन्युफैक्चरर को नहीं जाएंगी। तो ये भी इन टर्म्स ऑफ मोनोपोली प्ले की है कि आपने अब्यूज ऑफ अपनी पावर किया, जिसकी वजह से आपने शर्मन एक्ट वगैरह को वायलेट किए और आपके पास पेनल्टीज होंगी। इन सब चीजों को वहां पे प्रोहिबिट किया जाता है। टाइम द सेल ऑफ टू प्रोडक्ट्स, यानी इसका मतलब है कि जिस तरह हम बाय वन गेट वन फ्री के आजकल ऑफर्स, कई तरह ऑफर सुनते हैं, यानी आपने दो प्रोडक्ट्स की प्राइस को एक तरह से मर्ज कर दिया। यानी कंज्यूमर ऑब्वियसली वहां पर अट्रैक्ट तो जरूर होता है क्योंकि दे वांट टू परचेज एवरीथिंग जस्ट इन लो प्राइसेस। लेकिन अगर आपने इस इंटेंट में नहीं, लेकिन आपने किसी और इंटेंट में किया जी कि हमारी सेल्स हो या हमारी कॉस्ट वगैरह को हो बचे, तो इन तरह की चीजों को वहां पे प्रोहिबिटेड किया जाता है, जिसके ऊपर लास्ट वगैरह कमेटीज बैठती हैं जो कि इसको पहले चेक करती है कि जी आपने किस इंटेंट से किया हुआ है, किस तरह इसका इफेक्ट। और ये बेसिकली थ्योरेटिकली नहीं, वो वहाँ पे आपसे हर चीज मांगते, उसको बिल्कुल आपको वहाँ पे शो करवाना पड़ता है थ्रू फिगर्स, थ्रू हर चीज से मैन्युफैक्चर को थ्रू हर प्रोसेस के, हाँ जी मैंने ऐसे ऐसे इस इंटेंट से काम किया हुआ है। रिफ्यूजल टू डील, इसी तरह जिस तरह मैं रिफ्यूजल टू सप्लाई पढ़ा था, इसी तरह रिफ्यूजल टू डील है। एक ही बात होती है कि रिफ्यूजल टू डील का मीन ये हो गया कि आप मैन्युफैक्चरर या सप्लायर के साथ डील करने से इनकार कर दें कि मैं इस बंदे से डील करूंगा, इससे नहीं डील करूंगा, या मैं इसको सप्लाई करूंगा या नहीं। तो ये भी इस तरह से मोनोपोली आप वहाँ पे प्ले कर रहे हैं, ये और ये कोर्ट इसको वहाँ पे इन अटेम्प्ट्स को कोर्ट वहाँ पे अनलॉफुल करता है, वहाँ पे इनको रिमूव वायलेशन भी करता है। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो हमने ऊपर पढ़ा था कि प्राइस फिक्सिंग की बात की थी, अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या बात करता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का यही मतलब होता है कि आपके पास सेम एक चीज है, आप सेम वैल्यू पे सेम तरह से उस चीज को बना रहे हैं, मगर आप कर दें कि कुछ मार्केट्स में उसकी प्राइस हाई कर दें, कुछ मार्केट में उसकी प्राइस लो कर दें, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये भी वहां पे एक वायलेशन है। अब बैकग्राउंड इसका हमने स्टडी किया था, इससे रॉबिन्सन पेटमैन एक्ट में जो इन्वॉल्व होता है उसमें इन्वॉल्व होता है, इस तरह कंज्यूमर्स इफेक्ट हो रहे थे। और तो वहाँ पे यही होता है कि आपने किसी भी कमोडिटीज वगैरह के ऊपर सेम रखना है, आपने ये नहीं देखना कि जी इस ग्लोबली रीजन में इस तरह से जाएगा, इस तरह से, अगर आपकी प्राइसेस रेंज वहाँ पे सेम है तो आपने उसको सेम रखना है ना। और बेसिकली वहाँ पे ग्रेड और क्वालिटी को वहाँ पे ध्यान में रखना है। वायलेशन जो इस तरह की आती है, उसमें दो तरह की वायलेशन आती हैं, एक होती है प्राइमरी लाइन वायलेशन और दी सेकेंडरी लाइन। अब प्राइमरी लाइन का मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरर्स प्राइसेस को रिड्यूस कर दें अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिक मार्केट, कि जी यहाँ पे इसको सेल करना बिलो लो कॉस्ट सही है, यहाँ पे नहीं करना है, इस मार्केट में भी लोकल मार्केट में हम कर देंगे सेल अच्छे से, हम इंटरनेशनल मार्केट में इसके प्राइस इस तरह कर देंगे। तो ये प्राइमरी लाइन होती हैं। अगर सेकेंडरी लाइन का मतलब है कि आप अपने सप्लायर्स के साथ विद इन सप्लाई चेन जब आप वहाँ पे इस तरह की हरकत प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वगैरह करेंगे, तो वहाँ पे सेकेंडरी लाइन वायलेशन होती हैं। मर्जर्स, यहाँ की हमने हमारे पास जो था क्लेटोन एक्ट, जिसने हमें कहा था कि मैं मर्जर्स वगैरह को प्रोहिबिट कर रहा होता हूँ। तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पे जितने भी मर्जर्स वगैरह होते हैं सिर्फ अगर अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं जी, कि हम दो कंपनीज आपस में मर्ज करके सिर्फ अपनी सेल का इंक्रीज करना चाहते हैं, नो इंटेंट ऑफ बेनिफिटिंग द यूएस इकोनॉमी और कंज्यूमर्स, तो वहां पे इन चीजों को वहाँ पे प्रोहिबिट किया जाता है कि आपने वहाँ पे लेसन आप कंपटीशन या मोनोपोली वहाँ पे ओपन कर रहे होंगे, तो ये सबसे वायलेशन में आता है। मार्केट, अब हमें मार्केट्स के बारे में बात की जाएगी, लाइन ऑफ हम लाइन ऑफ कॉमर्स को कहते हैं, जो कि बेसिकली किसी भी कंट्री के लिए इन्वॉल्व होते हैं। तो वो किस तरह हम इन्वॉल्व कर रहा होता है कि मार्केट में तीन तरह के इफेक्ट्स होते हैं अगर मर्जर्स हमारे पास हो। अगर हॉरिजॉन्टल मर्जर्स हो जाए, यानी टू कंपटीटर्स हैं वो आपस में मर्ज हो गए, ये भी आपकी कंपनीज को इफेक्ट कर रहा होता है, आपके कंज्यूमर्स को इफेक्ट कर रहा होता है। वर्टिकल मर्जर्स का मतलब होता है कि जिस तरह अभी हमने सप्लाई चेन मैंने समझाई थी कि डायरेक्ट हमारे पास कंपनी से नहीं हमारे कंज्यूमर्स तक पहुंचता है, बीच में फर्दर हमारे पास मीडियम्स होते हैं जिनके थ्रू गुजर के एंड पे वो रिटेलर के पास आता है, रिटेलर से हम कस्टमर्स तक पहुंचते हैं। तो अगर वहां पे आपने बायर सेलर का रिलेशनशिप वहां पे रिजोल्व कर दिया और आप खुद सप्लाई चेन में मल्टीपल चैनल्स के आप खुद ही बन गए, तो वो वर्टिकल मर्जर्स इफेक्ट कर रहे हैं कंपटीशन को। पोटेंशियल कंपटीशन में जिसका मतलब है कि आप खुद ही बायर भी बन रहे हैं, खुद ही सेलर्स बन रहे हैं, खुद ही अपने सेलर बायर के को जो कंपटीशन है उसको डिक्रीज कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस तरह से पोटेंशियल कंपटीशन दूसरों का इफेक्ट कर रहे होंगे, तो वो भी वहाँ पे फर्क डालता है। अब एंट्री, अब मर्चेंट जो होता है वो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज को तो क्रिएट करता है, आप प्राइसेस को रेज कर लेते हैं अपने मार्केट जब तो वहाँ पे ये बात आती है कि जब आप एंट्री करते हैं तो आप ऑब्वियसली हर चीज को ध्यान कर रहे हैं, अगर मैं इस कंपनी से मर्ज कर रहा हूँ तो किस लोकल जोन से मैं मर्ज कर रहा हूँ, क्या लाइसेंस रजिस्ट्रेशन है, क्या पेटेंट आएगा, क्या इस सप्लाई चेन है, कॉस्ट क्या आएगी, ये सब चीजें हमेशा ध्यान में रखी जाती है जब मर्ज किया जाता है।
तो वहाँ पे एफिशिएंसी के साथ का मतलब बात होता है कि मर्जर्स बेसिकली आपकी इकोनॉमिक्स को भी इनहेंस कर सकते हैं, लेकिन आपने वहाँ पे इंटेंट अपना शो करना पड़ता है, ना कि थ्योरेटिकली बातों बातों में आपने वहाँ पे हर फिगर्स के साथ हर तरह से वहाँ पे शो करना पड़ता है कि मेरा इंटेंट ये है, किसी भी तरह से किसी कंपटीशन को, किसी कंज्यूमर का पोटेंशियल हार्म नहीं आकर होगा, ये एफिशिएंट होगा, ये प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज करेगा, इकोनॉमी इंक्रीज करेगी, देन आपको वहाँ पे मर्जर्स को की अलाउमेंट की जाती है। और ये हमारे पास बेसिकली सारे का एंटी ट्रस्ट लॉ है। एंटी ट्रस्ट लॉ के बेसिकली 3 लॉज होते हैं, और 3 लॉज के अंदर जो बेसिकली वायलेशन थी कि प्राइस फिक्सिंग नहीं कर सकते, आप बिड नहीं कर सकते, आप रिफ्यूजल टू सप्लाई, रिफ्यूजल टू डील नहीं कर सकते, आप मोनोपोली किसी तरह भी प्ले नहीं कर सकते, तो एंटी ट्रस्ट लॉ को वायलेशन हो जाएगी, जिस वजह से आपको की जो पेनल्टीज होती है बेसिकली $100 million टू $1 million इंडिविजुअल होता है, और 10 years इनटू प्रिजन भी हो सकते हैं। एंड दैट्स ऑल द एंटी ट्रस्ट लॉ फॉर ऑल टुडे। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफ़र में आपके साथ साथ रहते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं 00971 565 499 494 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।